Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundhar Sulakshana and I will be teaching you economics. So students, today we are here to see standard 12th economics chapter number 6 unemployment. As you all know, we have already seen few parts of this chapter. So today we are here to see the part 4 of the chapter. So before starting the today's current portion, let us move on with the brief revision of the previous portion in a very detailed manner. That what we have seen in a very detailed manner. Previously we have seen about the three types of unemployment: disguised unemployment, cyclical unemployment and the frictional unemployment in a very brief manner. So let us have a short discussion on that portion. So disguised unemployment. What is the meaning of disguised unemployment? Disguised unemployment means whenever a person is included and excluded from the factor of production. Due to that, when the total of production number is not changing, then it is considered as disguised unemployment. For example, you can say that when 3 person was working, only 50 unit was being made up. So when a 4th person is joining and still only that 50 unit is made up, and when that 4th person is excluded and then also the total production of that unit is only 50, यानी एक इंसान के आने से या उसके जाने से टोटल प्रोडक्शन जब चेंज नहीं होता, इसका मतलब जो इंसान को ऐड या एक्सक्लूड किया गया उसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड माना जाएगा. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट माना जाता है, जो कि होता तो है बट बाहर से दिखता नहीं है. ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे ये पोर्शंस देखा जाता है. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का पोर्शन जो होता है हम ज़्यादातर रूरल एरिया में देखते हैं. इंडिया के अंदर डेवलपिंग कंट्री की बात करते तो इंडिया के अंदर ये ज़्यादा देखा जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर पे. मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर में जो रूरल एरिया में जो फैमिली होता है उसमें अगर किसी 2-3 इंसान को घर के फैमिली मेंबर में से 1-2 इंसान को जॉब नहीं मिल रही है, वो फ्री बैठने से अच्छा ये सोचते चलो खुद का खेत का है तो लोगों के साथ मैं भी मिलके काम कर लूँ. तो ऑलरेडी जहाँ 5 लोगों की ज़रूरत है वहाँ 8 लोग भी काम करेंगे तो उससे प्रोडक्शन तो बढ़ने नहीं वाला है, उतना ही प्रोडक्शन आने वाला है. तो इस तरीके से बाकी के 3 लोग जो वहाँ ज्वाइन करके जाते हैं उससे टोटल ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं देखा जाता, तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है ये माना जाता है. सो इस तरीके से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट देखा जाने वाला फैक्टर है ये माना जाता है. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं, यू नो दैट साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट है एक ट्रेड साइकिल की वजह से देखा जाता है. ये डेवलप्ड कंट्रीज में भी ज़्यादातर देखा जाता है. जितना डिमांड होना चाहिए, जब डिप्रेशन के टाइम पे यू नो दैट मंदी का जो टाइम आता है तब लोगों के पास पैसे नहीं होता है और उस टाइम पे कई सारी कंपनीज बंद हो जाती है तो लोगों को अनएम्प्लॉयड होना पड़ता है. तो मंदी के टाइम पे जो लोगों को अनएम्प्लॉयड होना पड़ता है, जिस रीज़न की वजह से उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है डिप्रेशन के टाइम पे, उसे कहीं ना कहीं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट माना जाता है. जैसे ही डिमांड में इंक्रीज देखा जाता है तो उस एम्प्लॉयमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट को हटाया जा सकता है. सो यहाँ पे डिमांड को बढ़ाने की अगर कोशिश किया जाए तो कहीं ना कहीं वो पोर्शन सॉल्व अप हो सकता है. सो हमने ये एग्जाम्पल देखा कि जो पोर्शन है 1999 में जो हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं ग्रेट डिप्रेशन जो है अमेरिका में देखा गया था. सो ग्रेट डिप्रेशन जो है जिसकी वजह से अदर कंट्रीज में भी एक जो है पोर्शन हैवी डिप्रेशन का माना गया था. सो वी कैन से दैट जो डिप्रेशन हाईएस्ट माना गया उस वजह से बहुत साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट उस सीजन में देखा गया था. सबसे हाईएस्ट आज का भी ग्रेटेड डिप्रेशन वो अमेरिका का डिप्रेशन माना जाता है. इवन जो डेवलप्ड कंट्री है उन्हें भी कहीं ना कहीं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करना पड़ता है. सो एज वी कैन से दैट कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है हम ये बोल सकते हैं कि मंदी का पीरियड डेवलपिंग हो या डेवलप्ड दोनों कंट्री में देखा जाता है, बट ये शॉर्ट टर्म एज आई सेड कभी भी हटाया जा सकता है. सो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए पर्टिकुलर कंट्री या स्टेट को क्या करना चाहिए, तो उन्हें बहुत सारे जो है वेलफेयर स्कीम्स लाने चाहिए, डेवलपमेंटल स्कीम लाने चाहिए जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले. अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इनकम जनरेट होगा, अगर इनकम जनरेट होगा तो उससे उनको इनकम जनरेशन से वो डिमांड बढ़ाएंगे. डिमांड कैसे बढ़ाएंगे, उनके पास पैसे आएगा, पैसे आएगा तो ऑब्वियसली वो खर्चा
खर्चा करेंगे। वो खर्चा करेंगे यानी वो डिमांड को बढ़ाएंगे। अगर वो डिमांड को बढ़ाएंगे तो पर्टिकुलर जो कंपनीज है वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली सप्लाई इंक्रीज होगा और मार्केट में मनी सर्कुलेशन फिर से ज़्यादा देखा जाएगा। तो नॉर्मल सिचुएशन में आने की वजह से जो है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे हटाया जा सकता है। इस तरीके से कहीं ना कहीं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को हटाया जा सकता है। फिर हमने देखा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी मोस्ट प्रोबेबली डेवलप्ड नेशन में देखा जाता है। यू नो दैट डेवलप्ड नेशन के अंदर टाइम टू टाइम जो है अपडेट ऑफ टेक्नोलॉजी और जो है नए नए अमेंडमेंट देखे जाते हैं। लोगों की टेस्ट और प्रेफरेंस और नए टेक्नोलॉजी आने की वजह से कुछ लोगों को अनएम्प्लॉयड होना पड़ता है, तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट माना जाता है। इवन ये भी एक शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट माना जाता है। जैसे कि कंप्यूटर आया था, वी सी इन द एग्जांपल, कंप्यूटर आया था उस टाइम पे जो भी अकाउंटेंट रजिस्टर मेंटेन करते थे, जिनको कंप्यूटर नहीं आता था उनको हटाया गया, फिर कंप्यूटर आते थे वैसे लोगों को रिक्रूट किया गया था। तो जब वो लोगों ने कंप्यूटर सीख लिया तो उनको वापस जॉब मिल गया। सो इस तरीके से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं जब एक पर्टिकुलर पोर्शन में अनएम्प्लॉयमेंट कब देखा जाता है, जब वो टेक्नोलॉजी से परे हो। बट अगर उनको टेक्नोलॉजी आ जाए तो उनको वो अनएम्प्लॉयमेंट फेसअप नहीं करना पड़ता है। सो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉय का मतलब जब एक नया टेक्नोलॉजी आता है या कुछ नई टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज होता है, उस वजह से शॉर्ट टर्म के लिए जब कुछ लोगों को अनएम्प्लॉयड होना पड़ता है, फिर अगेन वो टेक्नोलॉजी सीख के जॉब अटेंड कर सकते हैं, तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को कहीं ना कहीं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। सो यहाँ तक का टॉपिक हमने बहुत ही डिटेल में जो है लास्ट टाइम देखा। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी अप द फर्दर पोर्शन ऑफ द चैप्टर इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस मूव ऑन विद द PDF in the further portion in a very detailed manner. So students, let us move on with the today's portion in a very detailed manner. So today we are going to start up with the causes of unemployment. Unemployment के क्या reasons? As I said, कोई भी चीज़ की सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले उसका कॉजेज पता होना चाहिए, रीजंस पता होना चाहिए। So we are going to see that in a very detailed manner. I'm going to read it out, listen it out carefully. In India, the information regarding unemployment is published by Planning Commission, Central Statistical Organization, National Sample Survey and Journal published by Employment Exchange Report. Bhagwati Committee was established to study the problem of unemployment, and it clearly talks about magnitude and causes of unemployment. अगर इंडिया की बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इंफॉर्मेशन है प्लानिंग कमीशन के थ्रू पब्लिश किया गया था और इवन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पब्लिश किया जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे के थ्रू जर्नल पब्लिश किया जाता है जो कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रिपोर्ट्स के थ्रू निकाला जाता है। भगवती कमेटी जो है स्पेशली इसके लिए एस्टेब्लिश किया गया था, जो सिर्फ और सिर्फ किस प्रॉब्लम की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट देखता है उसको क्लियरली मैग्नीट्यूड यानी छोटी से छोटी टॉपिक के ऊपर डिटेयली उन्होंने डिस्कस किया और क्या रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का वो भी उन्होंने उनकी काफ़ी रिपोर्ट्स में और जो है उन्होंने फिलअप किया, उसके ऊपर से हमें मेंशन अप किया है। To improve the rate of economic development of a country and to solve the problem of unemployment in 1951, planned steps were taken, but problem of unemployment become more severe. Even economic development rate को improve करने के लिए एक country के अंदर और unemployment का problem को solve करने के लिए 1951 में बहुत सारे planned step लिए गए थे, यानी बहुत plan करके हर एक step लिया गया था, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं और सीवियर होता गया, यानी और ख़राब सिचुएशन में देखा गया, ना कि घटता गया। एट द एंड ऑफ प्लानिंग the level of unemployment can be known from the following information. At the end of the first 5-year plan, 53 lakh people were unemployed, which increased to 304 lakhs at the end of 5th 5-year plan and 348.5 lakhs at the end of 9th 5-year plan. So अगर हमें पता चले किस तरीके से सीवियरली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया तो प्लानिंग की एंड में हमें ये पता चल सकता है कितने लेवल तक अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया है। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है, उसका डेटा इंफॉर्मेशन नीचे दिया गया है।
फर्स्ट 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें, पहला 5 साल, उस टाइम पे 53 लाख लोगों को अनएम्प्लॉयड देखा गया। यानी जो शुरुआत का फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, पहले 5 साल का प्लान इंडिपेंडेंस के बाद, उस टाइम पे हमें सिर्फ 53 लाख पीपल अनएम्प्लॉयड दिखे। वही नेक्स्ट फिफ्थ 5 ईयर प्लान, फर्स्ट से लेके फिफ्थ यानी 25 ईयर्स के बाद अगर आप देखो तो 304 लाख पीपल वर अनएम्प्लॉयड। वही 9th 5 ईयर प्लान यानी 45 ईयर्स के बाद अगर आप देखो तो 348.5 लाख पीपल वर अनएम्प्लॉयड एट द लास्ट ऑफ द 9th 5 ईयर प्लान। यू कैन सी दैट 53 कहाँ, ऊपर से 348 कहाँ। अगर ऊपर और 5 to 6 लाख ऐड कर दो, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि 300 का इंक्रीमेंट देखा गया है, इवन इतने सारे प्लानिंग के बाद भी, जो कि एक सीवियर कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, ये हम बोल सकते हैं। From the above information, it can be seen that India faces excessive unemployment and it is increasing day by day, which is serious problem. The reason of high unemployment are high rate of increase in labor supply, slow rise in employment opportunity, low savings and investment and limitations of education system. Let us examine the reasons of unemployment in India. अगर हमें ऊपर जो डेटा दिया गया है उसके बेसिस के ऊपर हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं इंडिया के अंदर एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है, जो कि दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। ये एक सीरियस इशू की तरफ बढ़ता जा रहा है। रीज़न क्या है इतना हाई अनएम्प्लॉयमेंट का? कहीं ना कहीं हमारे पास जो लेबर सप्लाई है वो ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। जितना लेबर सप्लाई बढ़ रहा है उतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ रहा है। और जितना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि लोगों के पास सेविंग बहुत कम होता जा रहा है और वो इन्वेस्टमेंट ये चीज़ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में करना नहीं चाहते। इवन एजुकेशन सिस्टम में भी लिमिटेशन देखा जाता है। जितना उनको एजुकेशन होना चाहिए, जितना स्किल्ड उनको होना चाहिए, उतने वो स्किल्ड नहीं है। सो हम अब एक एक पॉइंट वाइज डिटेल में देखते हैं कि क्यों अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है, उसके बेसिक रीजंस क्या है। फर्स्ट वन इज हाई रेट ऑफ ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। Size of population and high rate of population growth is noticed. Because of high rate of population, there is a tremendous increase in the size of the population. With this, labor supply also increases rapidly and there is a continuous increase in new laborer in search of employment in labor market. But simultaneously, there is a slow rise in employment opportunity, which increase the problem of unemployment and underemployment. India की बात करें, you know that हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडिया में साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ यानी इंसानों की पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से जितना हमें हाई पॉपुलेशन ग्रोथ होगा उस वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन में ट्रेमेंडियस इंक्रीज, ट्रेमेंडियस मतलब जितना हमने सोचा नहीं उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं पॉपुलेशन इंक्रीज होता जा रहा है। जितना पॉपुलेशन इंक्रीज होगा उतना लेबर सप्लाई होगा, उतना काम करने वाले खड़े होंगे। ठीक है, आज अगर कोई बच्चा बॉर्न अप होता है 15 या 16 साल के बाद वो एक लेबर बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से जितना पॉपुलेशन इंक्रीज होगा उतना लेबर सप्लाई इंक्रीज होगा और जितना कंटिन्यूअस लेबर, नए लेबर की सप्लाई देखी जाती है उतना जो है वो क्या करेंगे, लेबर मार्केट में अपने लिए एम्प्लॉयमेंट सर्च करना शुरू करेंगे। जितना लेबर सप्लाई बढ़ रहा है उतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ रहा है और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जो अनएम्प्लॉयमेंट, कितने लोगों को तो जॉब नहीं मिल रही है और जितनों को मिल रही है उनकी जो लेवल ऑफ एजुकेशन है उस हिसाब से ना मिलके अंडर अनएम्प्लॉयमेंट की उनको प्रॉब्लम फेसअप करना पड़ता है। सो इस तरीके से कहीं ना कहीं लेबर सप्लाई और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, in India, each year there is an increase in population by 1.70 crore, which is more than total population of Australia. So, with this much increase in population and lack of employment opportunity, it is obvious that unemployment will rise. The rate of growth of employment is much lesser than the population growth rate in India.
which gives rise to the problem of unemployment and keeps on increasing. So according to one estimate, एक estimate के हिसाब से इंडिया में हर साल एक estimation देखा जाता है. उस estimation से हमें ये पता चला है कि हर साल 1.70 करोड़ people जो है population में increase होते हैं. तो सोचो हर साल 1.5 करोड़ लोग जब इंक्रीज होंगे, जो कि एक टोटल पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया का माना जाता है. पूरे ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग हैं और हमारे यहाँ तो हर साल 1.5 करोड़ लोग जन्मते. तो इससे हम ये बोल सकते हैं जो कंटिन्यूअस पॉपुलेशन का ग्रोथ देखा जाता है. अब आपको लगता है हर साल 1.5 करोड़ जन्मते, यानी हर साल एक नया न्यू लेबर का मार्केट जो है नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर एक 1.5 करोड़ का मार्केट नया लेबरर का देखने को मिलेगा. उतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होता है. सो इससे ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट तो देखा जाएगा. सो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इतना कम देखा जाता है. पॉपुलेशन ग्रोथ जितना इंडिया में देखा जाता है उससे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ बहुत ही कम देखा जाता है. इस वजह से कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम देखा जाता है और ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है. सो हाई रेट ऑफ ग्रोथ इज ऑल्सो अ मेजर प्रॉब्लम फॉर अनएम्प्लॉयमेंट. सेकेंड, स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. सो सेकेंड तो तुम्हें पता है जितना लेबर इंक्रीज हो रहे हैं उतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो हो ही नहीं रहा. इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हैज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, बट during planning period there was a continuous increase in economic growth, but we failed in creating employment opportunity, which shows that economic growth has remained jobless growth. So आप ये मानो जब भी किसी की ग्रोथ होती है, अगर कोई कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होता है इसका मतलब वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए. इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में देखा जाता है. बट हमारे प्लानिंग के पीरियड के टाइम में हमने ये नोटिस किया जितना हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ हुआ उतना हम फेल हुए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने में. क्यों? क्योंकि हमारे प्लानिंग इस तरीके से किए गए थे. तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, बट कैसे ग्रोथ हुआ? जॉबलेस ग्रोथ हुआ. हमने लोगों को जॉब नहीं दिया, हमने सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटी दिया और कहीं ना कहीं उन्होंने इनकम जनरेट किया और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया. बट जो लो लेवल ऑफ सप्लाई, लेबर सप्लाई का जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट की देखी गई वो अपॉर्चुनिटीज हमने उनको नहीं किया. सो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमिक ग्रोथ तो देखा गया था, यानी पैसों के लेवल पे ग्रोथ देखा गया था, बट एम्प्लॉयमेंट में कोई जनरेशन देखा नहीं गया. So in first 3 decades of planning, India attained 3.5% of economic growth. The growth rate increased to 7.6 in 10th 5-year plan and 7.8 in 11th 5-year plan, but still number of unemployment kept increasing. Even after planned economic growth, opportunities cannot be created for old and new entrants. Green revolution in agriculture sector remained limited to certain area and certain sectors other than agriculture observed slow growth. Employment cannot be created as per labor supply which increased unemployment. First 3 decades के प्लानिंग में, यानी फर्स्ट जो 3 डिकेड का प्लानिंग है अगर वहाँ की बात करते हैं तो फर्स्ट 3 डिकेड में हमने 3.5% इकोनॉमिकली ग्रोथ किया, यानी हमारा नेशनल इनकम 3.5% डेवलप होता गया. और वही अगर हम 10th 5-year प्लान की बात करें तो 7.6 यानी 3 से लेके 7 पॉइंट तक का इनकम सोर्सेज में हमने डेवलप किया. 11th में वही 7.8 और 2% 0.2% का इंक्रीमेंट देखा. जितना हमने जो है इकोनॉमिक ग्रोथ किया उसके साथ साथ हमारा अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता गया, क्योंकि हमने देखा कॉजेज में हमने देखा 9th एंड 10th 5-year प्लान में भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ. ऑब्वियसली तो 10th में भी हुआ होगा, 11th में भी हुआ होगा. इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ पैसों की लेवल पे, बट हम जो अनएम्प्लॉयमेंट में भी बढ़ते गए. इस तरीके से हर एक प्लान में हमने इकोनॉमिक ग्रोथ किया, बट कहीं ना कहीं हमारे जो पुराने एम्प्लॉयज और कितने नए लेबर्स मार्केट में आ रहे उन लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी का कोई प्लानिंग देखा नहीं गया. ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, बट वो भी कैसे था? सर्टेन एरिया में. ग्रीन रिवॉल्यूशन सिर्फ कुछ एरिया में देखे गए, बाकी के कुछ एरिया में तो वो देखा ही नहीं गया, और दूसरे सेक्टर्स में तो बहुत स्लो ग्रोथ देखा गया. इस वजह से एम्प्लॉयमेंट जितना क्रिएट होना चाहिए लेबर सप्लाई के हिसाब से उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखा नहीं गया, जिस रीज़न के वजह से हमें कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट को फेसअप करना पड़ा. सो हम ये बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जितना इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ उस हिसाब से वो राइज
नहीं हुआ, बहुत कम राइज हुआ, ये हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इट इज लो रेट ऑफ सेविंग एंड investment. India planning has increased national income, but simultaneously population rate also increased. As a result, per capita income increased at a lower rate than national income. Due to per capita income and expense in satisfying basic needs of burdensome population kept savings and investment at a lower rate. Because of low rate of investment in industry, agriculture or other sector, they could not create much employment opportunity, which increased the problem of unemployment. इंडिया का प्लानिंग जितना इंक्रीज होता गया, जिस रीजन की वजह से, इंडिया के प्लानिंग की वजह से नेशनल इनकम बहुत बेस्ट तरीके से इंक्रीज होता गया, बट साथ ही साथ साइमल्टेनियसली यानी उसके साथ इक्वालिटी में जो है पॉपुलेशन ग्रोथ भी इंक्रीज होता गया। जितना हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ और नेशनल इनकम दोनों बढ़ता गया, यू नो दैट उसके रीजन क्या होंगे, पर कैपिटा इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लो लेवल पे देखा जाएगा। पॉपुलेशन सेम और नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाए तो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। यहाँ तो नेशनल इनकम भी बढ़ रहा है और पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, दोनों जब साथ में बढ़ेगा यानी पर कैपिटा इनकम एक लो रेट पे देखा जाएगा। इस लो रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम के वजह से कहीं ना कहीं हमारी बेसिक नीड भी कुछ पॉपुलेशन के लिए फुलफिल करना जो है मुश्किल हो गया, बोझ बन गया। लोगों को तो अपना बेसिक नीड्स फुलफिल करना पॉसिबल नहीं हो पाया, बट पॉपुलेशन फिर भी कुछ ना कुछ सेविंग देखा गया, सेविंग तो देखा गया बट कैसे, बहुत ही लोअर रेट में, वो कम सेविंग करते थे और कम इन्वेस्टमेंट देखा जाता। यू नो द फॉर्मूला ऑफ पर कैपिटा इनकम क्या है, टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, यानी दोनों जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना लो पर कैपिटा इनकम देखा जाएगा। सो उस वजह से सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों कम देखा गया। तो लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और अदर सेक्टर्स की अगर हम बात करते, अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम सेविंग करके इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस एक्सपांड नहीं होगा, एक्सपांड नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कहाँ से बढ़ेंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं इंक्रीज कर पाए, जिस रीजन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंक्रीज होता हुआ नजर आया। इस तरीके से लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी एक रीजन बना अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। नेक्स्ट इट इज कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। There is a scarcity of capital and abundance of labor in India. In these circumstances, to solve the problem of unemployment, labor-intensive technique of production should be adopted. But from the second 5-year plan, India has adopted development of heavy and basic industries. In planning schemes also, in place of capital-intensive technique, labor-intensive technique was given less importance. In agriculture and industries, mechanizations was adopted, which increased employment at slow rate. In industrial sector also, to increase productivity, to get security against organized labor unions, such a policy is adopted which saves labors. Other than that labor, railway, irrigations, road construction and public sectors of state also use this capital intensive technique. As a result, unemployment problem has become acute. This is why Bhagati and Venkata Ramanan committee, which was formed to study unemployment, also recommended to use less of mechanization. So यहाँ पे capital intensive productive technique, आपको पता है कि हमारे पास पैसे की कमी है, वी हैव द स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल, बट हमारे पास लेबर बहुत ज़्यादा है। तो इस सरकमटेंस में अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन करना चाहिए, हमें कम पैसे लगा के ज़्यादा लेबर को इंक्लूड करके हर एक प्रोडक्शन को करने की कोशिश करना चाहिए। बट हमने सेकेंड 5-ईयर प्लान से क्या किया, इसका उल्टा किया। सेकेंड 5-ईयर प्लान से इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ हैवी और बेसिक इंडस्ट्री पे ध्यान दिया और इसमें हमें ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करना पड़ा और हमने कैपिटल ज़्यादा यूज़ किया बट लेबर इंटेंसिव मेथड को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, जिस रीज़न के वजह से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एरिया की अगर हम बात करते हैं वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिज्म यानी
जो मशीनरीज है उसको ज़्यादा इंक्लूड किया गया, जिस वजह से एम्प्लॉयमेंट की जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो बहुत ही कम देखा गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, अपने ऑर्गेनाइज्ड पोर्शन में इतना ज़्यादा इंक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी और सेल्स और प्रॉफिट, ये सारी मोटिव्स के वजह से ऑर्गेनाइज्ड लेबर यूनिट्स के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। उसके बाद एक पॉलिसी अडॉप्ट किया गया जिससे लेबर को ज़्यादा जॉब दिया जाए। इस तरीके से अदर देन दिस इंडस्ट्री के बाद रेलवे, इरिगेशन, रोड, कंस्ट्रक्शन, पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे भी हम कैपिटल इंटेंसिव मेथड देखते हैं, हम ज़्यादा लेबर्स को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते। और एज ए रिजल्ट अगर हमारे पास जो चीज़ ज़्यादा है उसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए कि जो नहीं है उसे यूज़ करना चाहिए। यू नो दैट इंडिया में लेबर सप्लाई ज़्यादा है, अगर हर एक चीज़ लेबर सप्लाई के थ्रू किया जाए, यानी अगर हम एक मशीनरी डाल के 10,000 यूनिट बनाते, उसकी जगह 10,000 लोगों को जॉब दे के 10,000 यूनिट बनाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। बट नहीं, हमारे यहाँ कैपिटल इंटेंसिव मेथड देखा गया, हमारे यहाँ लेबर इंटेंसिव मेथड को बहुत ही लेस इंपॉर्टेंस दिया गया। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम एक्यूट मतलब और ज़्यादा बढ़ने लगा। इसी रीजन के वजह से भगवती कमेटी और वेंकट रमनन कमेटी ने एक स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में रिकमेंड किया कि आप मशीनरीज को कम यूज करो, मैकेनाइजेशन को कम करो और लेबर इंटेंसिव मेथड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, उससे शायद एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होगा और इस रीज़न की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है जॉब के साथ देखा जाएगा, जो एक बेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ माना जा सकता है। बट फिर भी हमारे प्लानिंग में और भी अभी भी ये जो है प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर देखा जाता है। सो लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ये पोर्शन हम नेक्स्ट पोर्शन में देखेंगे। आज का टॉपिक यहाँ तक रहेगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट। Still, I am not completing here. Let us move on with a short summarization of the topic that we have seen today. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we have seen about the causes of unemployment. You know that हमें कोई भी चीज़ का solution लाना हो तो उसका causes यानी उसके reasons, वो क्यों हो रहा है वो पता होना चाहिए, तभी हम उस problem का solution ला सकते। That's why we have been seeing the causes of the unemployment in a very detailed manner. In the introduction of the causes we have seen in a very detailed manner हमारा जो planning है कहीं ना कहीं इस तरीके से किया गया है कि हमने जो है अनएम्प्लॉयमेंट को और सीवियरली इंक्रीज किया है, ना कि डिक्रीज किया है। 1951 में ये देखा गया, भगवती कमेटी ने ये रेकमेंड किया है, उन्होंने देखा माइन्यूटली छोटी छोटी डिटेल्स जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे, ये सारे लोग जो है कहीं ना कहीं रिपोर्ट देते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज के बारे में और इसकी इंफॉर्मेशन भी हमें लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। बट कहीं ना कहीं इसका कॉजेज क्या है ये जानना कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। और हमने एक डेटा देखा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने देखा कि 53 लाख पीपल जो है वो अनएम्प्लॉयड थे। बट वही धीरे धीरे जैसे प्लानिंग किया गया उसके बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा गया। 9th 5 ईयर प्लान में 304 लाख पीपल वर अनएम्प्लॉयड और वही और आगे बढ़ा तो 3,48 लाख पीपल वर अनएम्प्लॉयड इन द 9th 5 ईयर प्लान एंड द 5th 5 ईयर प्लान। सो इस तरीके से धीरे धीरे एक एक डिकेड में हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट सीवियरली बढ़ता गया। तो व्हाट आर द रीजन, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, उसको जानना कहीं ना कहीं जरूरी है, इसलिए हमने पॉइंट वाइज उसको बहुत ही डिटेल में देखा। सो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉवर्टी का, अनएम्प्लॉयमेंट का हम बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ है। हमारे यहाँ कंटिन्यूसली पॉपुलेशन इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। जितना ट्रेमेंडियसली पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ देखा जा रहा है, उतना कहीं ना कहीं दूसरे पोर्शंस जितना डेवलप होना चाहिए उतना डेवलप नहीं हो रहा है। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, यू नो दैट उसके साथ साथ लेबर सप्लाई इंक्रीज होगा। अगर लेबर सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो उसके हिसाब से जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिलना चाहिए उतना उनको नहीं मिलता है। सो एज अ रीजन क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आता है। सो फर्स्ट पोर्शन वी कैन से दैट द हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रीजन इज द पॉपुलेशन ग्रोथ।
नेक्स्ट हमने ये देखा स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सो हमने जो है बेसिकली बहुत सारे सिस्टमेटिक प्लान्ड पॉलिसीज देखे गवर्नमेंट के थ्रू, बट जितने भी प्लान्ड पॉलिसीज बनाए गए उसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ हमने बहुत इजीली देखा, यानी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हर एक कंट्री का हो रहा है। फर्स्ट 3 डिकेड्स के बाद हमने देखा कि हमारा इकोनॉमिक बहुत बेस्ट तरीके से इंक्रीज हो रहा है। 3.5 से 7.6 हुआ, 7.8 हुआ, 10th 5 ईयर प्लान तक इतना इंक्रीज हुआ। जितना इकोनॉमिक इंक्रीज हुआ उतना कहीं ना कहीं जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज नहीं हुआ। तो हम ये बोल सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ बट जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। क्यों? जितना इकोनॉमिक ग्रोथ होता है कहीं ना कहीं उतना एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, वो दोनों ही इंटरकनेक्टेड है। बट कहीं ना कहीं ये जितना इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा उतना अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता गया। इवन उसका डेटा हमने उसके स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में देखा, एज आई डिस्कस्ड इट। सो जितना ग्रोथ हुआ उतना इनकम का ग्रोथ तो हुआ बट लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिला नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही सीवियर पोर्शन में देखा गया। सो बेसिक और हैवी इंडस्ट्री में मैकेनिज्म यूज किया इसलिए वहां पे तो हुआ नहीं। एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रीन रिवॉल्यूशन ये वो पोर्शंस लाया गया बट कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर एरिया में ही रहा, अदर सेक्टर्स में ये हुआ नहीं। उस रीजंस के वजह से कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इतना देखा नहीं गया। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का जो राइज है वो बहुत स्लो पोर्शन में देखा गया। नेक्स्ट वी हैव सीन दैट लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट? जैसे कि हमने देखा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, नेशनल इनकम बढ़ रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। सो दोनों बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम क्या होगा? लोअर रेट में देखा जाएगा। पर कैपिटा इनकम लोअर रेट में होगा तो लोगों को अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के जो बेसिक नेसेसिटी है वो फुलफिल करने में ही एक बोझ लगने लगेगा। तो वो सेविंग क्या करेगा? अगर वो सेविंग कर भी लेगा तो लोअर रेट में करेगा। वो लोअर रेट का सेविंग वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो भी लोअर रेट में। सो लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के वजह से बिजनेस को जितना एक्सपांड होना चाहिए उतना एक्सपांड नहीं हो पाता। अगर होता भी है तो जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखा नहीं जाता। तो इस तरीके से लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट हमने डिटेल में देखा कैपिटल इंटेंसिव मेथड। इंडिया की अगर हम बात करते हैं, यू नो दैट यहाँ पे लेबर सप्लाई बहुत ज़्यादा देखा जाता है। सो हमारे पास कैपिटल, पैसे की कमी तो ऑलरेडी है। जितना हम कैपिटल की स्कैरसिटी देखते हैं उतना इंडिया का सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने हैवी और बेसिक इंडस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दिया जो कि कैपिटल इंटेंसिव मेथड माना जाता है, जबकि हमें लेबर इंटेंसिव मेथड यूज़ करना चाहिए। भगवती कमेटी और वेंकट रमणन कमेटी ने हमें इवन सजेस्ट और रेकमेंड भी किया कि इंडिया जैसे कंट्री के अंदर लेस मैकेनिज्म यानी लेस मशीनरीज को यूज करके लेबर्स को ज़्यादा लेबर इंटेंसिव मेथड्स ज़्यादा यूज करना चाहिए। फिर भी हम कहीं ना कहीं कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स करते। तो कैपिटल इंटेंसिव मेथड की वजह से क्या होता है, ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं हो पाता है और कैपिटल इंटेंसिव मेथड की वजह से लेबर सप्लाई के हिसाब से जितना उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है उस रीज़न की वजह से भी कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। सो यहाँ तक का टॉपिक हमने डिटेल में आज देखा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोर्शन in a very well manner. I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.